नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम अपने करंट अफेयर्स प्रोग्राम के तहत उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम अगस्त माह का करंट कराने वाले हैं। लेकिन ये अगस्त माह का कंप्लीट करंट नहीं होगा, इसमें ये पार्ट 1 है और इसके बाद जो है हम पार्ट 2 भी कराएंगे। और इसके पहले यदि आप लोगों ने जुलाई माह का करंट अफेयर्स नहीं देखा होगा तो वो हमारे प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा, उसका लिंक पड़ा होगा। क्योंकि जुलाई में हमने 2 वीडियो बनाया है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, और उसमें जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है जुलाई मंथ के करंट्स का वो हमने कवर कराया है। वो विविध पत्रिकाओं, चाहे आपका क्रॉनिकल हो, चाहे घटनासार आई है, तो जहाँ से भी हमको महत्वपूर्ण मैटर लगा कि आपके जो है ये परीक्षा के लिए उपयोगी है, तो मैंने उसको कराया है, तो आप उसको देख लीजिए। और आज आइए हम देखते हैं अपने अगस्त माह के पहले पार्ट को। देखिए, सबसे पहले नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एक घटना हुई भारतीय इतिहास में कि चुनाव हुआ और उसमें जो है नरेंद्र मोदी जी जो है वो तीसरी बार शपथ लिए। और ऐसा करने वाले वो भारत के जो है वो दूसरे प्रधानमंत्री बन गए कि लगातार तीसरी बार जो है पीएम पद की शपथ लेना, क्योंकि इसके पहले केवल जवाहरलाल नेहरू जी के नाम ये उपलब्धि थी। तो यही आप यहाँ बता दे रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट हो गया। फिर थोड़ा सा जो है 18वीं लोकसभा चुनाव के बारे में जान लीजिए कि मतलब ये जो चुनाव है इसमें क्या मुख्य घटनाएं हुई हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप जानिए। कि सबसे पहले 19 अप्रैल से 1 जून 2024 के मध्य 7 चरणों में ये आयोजित हुआ। ये महत्वपूर्ण है कि कितने चरणों में आयोजित हुआ, तो ये 7 चरणों में आयोजित हुआ है। और इसमें अगर सीटों को आप देखेंगे तो भाजपा 240 सीट है, कांग्रेस 99 है, समाजवादी पार्टी 37 है, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी वाली 29 है, तेलुगु देशम पार्टी जो चंद्रबाबू नायडू की है वो 16 सीटें पाई है, और जनता दल यूनाइटेड 12 सीटें हैं। और भी क्षेत्रीय छोटी छोटी पार्टी हैं, वो भी उनकी भी भागीदारी इसमें है। लेकिन ये थोड़ा सा जो महत्वपूर्ण पार्टियां हैं जिन्होंने ज़्यादा सीट पाया है उसकी चर्चा हमने यहाँ करी है। वो इसलिए करी है कि हो सकता है कि इन पार्टियों के आगे मतलब ये मिलाने को दे देता है कि कौन सी पार्टी कितना पाई है, तो आप इसका भी ध्यान रखिएगा। और ये 7 चरण तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो विधानसभा थी, ये लोकसभा, ये 18वीं लोकसभा थी, तो इसका भी आप जो है ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगला देखते हैं आगे क्या है। फिर 543 सदस्यीय लोकसभा में एनडीए के पास 293 सांसद हैं। मतलब सबसे पहले तो यही महत्वपूर्ण फैक्ट हो गया कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वो 543 है। और उसमें अगर देखा जाए तो एनडीए जो बीजेपी समर्थित, जो बीजेपी को समर्थन देने वाली जो सारी पार्टियों को मिला करके देखा जाए, तो उसमें 293 जो सीटें हैं वो एनडीए के पास हैं। 2024 के इस आम चुनाव में लोकसभा के लिए 74 महिला सांसद जो है वो निर्वाचित हुई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके परीक्षा में एक आध बार पूछ लिया है कि जो विधानसभा होता है या लोकसभा होता है तो उसमें महिला विधायकों या सांसदों की भागीदारी कितना है। तो इस बार जो है वो 74 है। और अगर आप 17वीं लोकसभा से तुलना करेंगे तो वो 4 कम हो गया है। 17वीं लोकसभा में जो भागीदारी थी वो 78 थी, और इस बार घट करके 74 हो गई है। और अगर इसमें कुल मंत्री पद देखेंगे तो 71 मंत्री जो है प्रधानमंत्री जी सहित 71 मंत्री जो है शपथ ग्रहण किए, जिसमें 30 जो है वो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, 36 जो हैं वो राज्य मंत्री हैं, और 5 ऐसे मंत्री हैं जो स्वतंत्र प्रभार के हैं। तो ये चीजें हैं। और अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित समाजवादी पार्टी के पुष्पेंद्र सरोज सबसे युवा सांसद हैं। मतलब जो उत्तर प्रदेश की जो कौशाम्बी लोकसभा सीट है वहाँ की जो सांसद है पुष्पेंद्र सरोज जी ये हैं। ये महज 25 वर्ष कुछ महीने के ही आयु में जो है सबसे युवा जो है वो सांसद बन गए हैं इस लोकसभा में।
तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इनको भी आप याद रखेंगे क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए तो एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। फिर भाजपा के शंकर लालवानी इंदौर से रिकॉर्ड 11,75,092 मतों से जीत दर्ज की है। मतलब अगर सबसे भारी अगर जीत किसी ने दर्ज की है तो वो इंदौर से करी है। और इसके पीछे की कहानी आप जान रहे होंगे कि इंदौर से जो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार थे, उन्होंने ऐन वक्त पे अपने पार्टी से एक तरीके से गद्दारी करते हुए वो अपना नामांकन वापस ले लिया था। तो ऐसी स्थिति में वहाँ चुनाव कौन लड़ा था? अगर मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका कोई निभा रहा था तो वहाँ नोटा निभा रहा था। और आश्चर्य की बात है कि 2.5 लाख प्लस वोट नोटा भी पाया था, लेकिन चूंकि अब कोई आधिकारिक उम्मीदवार नहीं रह गया तो ये इनकी एक तरफा जीत रही 11,75,092 मतों से। वहीं उत्तर पश्चिम मुंबई से शिवसेना सांसद रविंद्र वायकर ने केवल 48 मतों के अंतर से इस चुनाव को जीत दर्ज की। जहां ये लालवानी जी हैं ये 11,75,092 मतों से जीत रहे हैं, तो वहीं शिवसेना जो एक पार्टी है महाराष्ट्र की, उसके जो सांसद हैं रविंद्र वायकर, ये मात्र 48 वोट पा करके सांसद बनने में सफल हुए। मतलब इनकी जो जीत है, जो जीत है वो 48 वोटों की ही है। ऐसा नहीं, वोट तो बहुत पाए लेकिन जीत का अंतर जो है मात्र 48 वोट्स का है। तो सोचिए बहुत भाग्यशाली हैं ये। हालांकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में यदि एक वोट भी ज़्यादा है तब भी चुनाव जीता जा सकता है, वो जीत जाता है उम्मीदवार। लेकिन इतने बड़े चुनाव में इतने कम मार्जिन से हारना ये दुर्भाग्य ही होता है दूसरे कैंडिडेट का। फिर बीजेपी के उड़ीसा के सांसद भर्तृहरि मेहताब को 18वीं लोकसभा का जो है वो प्रोटम स्पीकर बनाया गया है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए ये भर्तृहरि मेहताब हैं और ये उड़ीसा से भाजपा के सांसद हैं, और इन्होंने जो है वो प्रोटम स्पीकर की जो एक दायित्व होता है, जो नए सांसद होते हैं उनका ये शपथ ग्रहण करवाते हैं, शपथ दिलवाते हैं उनको। और फिर जब तक नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता तब तक इन्हीं के द्वारा जो है वो संसद की कार्रवाई को संचालित किया जाता है। तो यही है, इनकी भूमिका निभा रहे हैं भर्तृहरि मेहताब जी प्रोटम स्पीकर की। अब आइए अपने दूसरे टॉपिक पे। देखिए जो 18वीं लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक है वो तो वहां से हो गए। अब आप देख रहे होंगे कि 18वीं लोकसभा के साथ साथ कुछ विधानसभाओं में भी चुनाव हुए, जिसमें आप देखेंगे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 ऐसे प्रदेश हैं जहां विधानसभा के चुनाव भी जो है वो लोकसभा के साथ ही साथ हुए हैं। तो थोड़ी सी हम इस पे भी नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले यदि आंध्र प्रदेश की बात करें हम, तो देखिए आंध्र प्रदेश में क्या है, 175 विधानसभा सीटें हैं। और आपको ये चीज़ याद रखना है क्योंकि बहुत संभावना है कि वो केवल यही पूछ ले कि आंध्र प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटें हैं, और ऐसे चारों का पूछ करके आपको कंफ्यूज करा दे कि कौन सा एक गलत है। मतलब आंध्र प्रदेश के सामने 175 लिख दे, उड़ीसा के सामने उसका एग्जैक्ट लिख दे, और उसके बाद आपको मिलाने कह दे और आप गलत कर जाए। तो ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश में 175 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें तेलुगु देशम पार्टी ने 135 सीट, मतलब जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है वो 135 सीटें जीतने में सफल रही है। और फिर जनसेना पार्टी है, एक वहाँ के अभिनेता हैं और चिरंजीवी के छोटे भाई हैं, मुझे पवन कल्याण नाम है, तो उनकी पार्टी को आप देखेंगे तो 21 सीटें मिली हैं, और इन्होंने 21 सीटों पर ही जो है चुनाव लड़ा था। मतलब 100% इनको सफलता मिली है, और बीजेपी को 8। एक्चुअली में साउथ में क्या है ना, साउथ में आप देखेंगे तो जो हीरो का जो स्टारडम है वो बहुत भारी पड़ता है। और वहाँ देखेंगे इसीलिए चाहे तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, केरला हो, वहाँ जो है ये स्टार जो है, फिल्म स्टार जो है साउथ इंडस्ट्री के, वो राजनीति में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। चाहे जयललिता की मैंने बात करी ही करी इसके, और उनसे भी पीछे एक NT रामा राव थे। फिर पवन कल्याण जी को देख रहे, चिरंजीव काफ़ी प्रयास कर ही चुके हैं। रजनीकांत की भी इच्छा रहती है लेकिन पता नहीं क्यों वो एक कदम आगे बढ़ते हैं तो एक कदम पीछे कर लेते हैं। इसमें अगर अभी तक सफलता बहुत बड़े पैमाने पे
कमल हासन एक हैं जो श्रुति हासन के फादर हैं, उनको नहीं मिल पाई है, हालांकि प्रयास वो भी कर रहे हैं। फिर YSR कांग्रेस जो जगन मोहन रेड्डी की है, सोचिए पिछली बार ये 153 सीटें पाए थे और ये पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे थे, लेकिन ऐसी लोकप्रियता इनकी हुई कि इस बार ये महज 11 सीटों पे सिमट के रह गए। मतलब कायदे से मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा भी ये प्राप्त नहीं कर सके। तो ये स्थिति है। और चंद्रबाबू नायडू ये हैं, आप बड़ा जाना पहचाना नाम है भारतीय राजनीति की ये। तो चंद्रबाबू नायडू चौथी बार आंध्र प्रदेश के CM बने हैं। देखिए चौथी बार बने हैं और 24वें मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के अगर गवर्नर की बात करें तो गवर्नर कौन है? अब्दुल नजीर हैं। और अब्दुल नजीर के बारे में आप जान ही रहे होंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट के जो है ये पूर्व जस्टिस भी रहे हैं। तो ये चीजें हैं। अब हम आते हैं जो दूसरा स्टेट है उड़ीसा, और उड़ीसा में सीटें कितनी हैं? 147। मतलब उड़ीसा में 147 जो है वो विधानसभा सीटें हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो बीजेपी को 78 जो सीटें हैं वो प्राप्त हुई हैं। बीजू जनता दल जो नवीन पटनायक जहाँ जिस पार्टी से हैं और काफ़ी लंबे समय से वो वहाँ के CM भी रहे हैं उड़ीसा के, तो उनको 51 सीटें मिली हैं। कांग्रेस 14, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 1 और अदर जो है निर्दलीय अन्य के पास 3 सीटें गई हैं। और इसमें मोहन चरण मांझी, ये नाम याद रखिएगा, मोहन चरण मांझी के नेतृत्व में पहली बार बीजेपी की जो है वो उड़ीसा में सरकार बनी है। मतलब अगर देखा जाए लोकसभा के चुनाव में भले ही भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं रहा कि मतलब मोदी जी का 400 पार का नारा नहीं काम आया और वो घट करके 240 पे आ गए, लेकिन अगर स्टेटों में देखा जाए तो भाई उड़ीसा में सरकार बनाने में कामयाब रहे। फिर आगे आप देखेंगे अरुणाचल में भी वो सरकार बनाने में कामयाब रहे। और साउथ में भी वो जो चंद्रबाबू नायडू जी की सरकार बनी उसमें वो अलायंस पार्टनर रहे हैं, तो वहाँ भी जो है इनको सफलता मिली है। और नवीन पटनायक के 24 वर्षों के शासनकाल का अंत हो गया। मतलब ये जो बीजेपी ने सरकार बनाई है मोहन चरण मांझी के नेतृत्व में, तो ये जो नवीन पटनायक थे बीजू जनता दल के जो हेड थे, ये लगातार 24 वर्षों से उड़ीसा के जो है वो CM बने थे और अभी जो है वो हट गए हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो रघुवर दास हैं। ये वही रघुवर दास जी हैं जो झारखंड के कभी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कभी क्या अभी पीछे ही हेमंत सोरेन के पहले, नहीं हेमंत सोरेन के पहले तो चंपई सोरेन थे, मतलब जब भाजपा की सरकार थी तो उसमें ये थे। और ये हैं मोहन चरण मांझी जी। फिर अरुणाचल प्रदेश में देखिए तो अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो 60 विधानसभा सीटें हैं। और बीजेपी ने 60 विधानसभा सीटों में से 46 में जो है वो जीत दर्ज की है। और पेमा खांडू, ये हैं पेमा खांडू जी, जो लगातार तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं KT पटनायक हैं। देखिए गवर्नर इसलिए हम लिख दे रहे हैं क्योंकि आयोग इसके पहले किया क्या है कि वो गवर्नर पे भी प्रश्न पूछ लिया है कि कौन से गवर्नर ने, मतलब एक स्टेटमेंट दे दिया कि गवर्नर ने शपथ दिलाई। तो आप याद रखिएगा सारे गवर्नरों का नाम। जैसे उड़ीसा में मैंने बताया रघुवर दास, उसके बाद आंध्र प्रदेश में अब्दुल नजीर को बताया, और यहाँ जो है अरुणाचल प्रदेश में KT पटनायक हैं। और ये विधानसभा सीटें याद रखिएगा। देखिए मुख्यमंत्री तो आप लोग लगा ले जाएंगे और मुख्यमंत्री से प्रश्न बनेगा भी नहीं, बनेगा तो सीटों पे बनेगा या फिर गवर्नर पे बनेगा, तो इसका ध्यान रखना है। फिर सिक्किम की बात की जाए तो यहाँ मात्र 32 सीटें हैं। और ये आप लोग पॉलिटी में तो पढ़ते ही होंगे कि ये एक तरीके से अपवाद वाला स्टेट है, बहुत छोटा सा स्टेट है। और 32 सदस्यीय विधानसभा में 31 सीटें जीतकर निवर्तमान मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के नेतृत्व वाली सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है। ये प्रेम सिंह जो तमांग है, इनकी जो पार्टी है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, ये लगातार दूसरी बार जो है सिक्किम में सरकार बनाने में सफल रही है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। तो इस दो टॉपिक के माध्यम से देखिए, मैंने पहला जो मेरा टॉपिक था वो मैंने 18वीं लोकसभा
के बारे में कवर किया। फिर जो दूसरा हमारा टॉपिक था कि 18वीं लोकसभा के साथ साथ जो विधानसभा के चुनाव हुए यहाँ आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, अरुणाचल प्रदेश में और फिर सिक्किम में, तो मैंने उनकी भी चर्चा करी और मुझे संभावना है कि यहाँ से अब कोई प्रश्न बनेगा तो आप करने में सहज होंगे। चलिए आइए तीसरे टॉपिक को देखते हैं। देखिए तीसरा जो हमारा टॉपिक है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 की हम यहाँ बात करने वाले हैं। और हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 जो है वो जारी किया गया। तो सबसे पहले तो यही जानिए कि जो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण फैक्ट तो ये है। फिर वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 4 प्रमुख आयामों के तहत लैंगिक समानता का आकलन करता है। और ये 4 प्रमुख आयाम कौन है, तो आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक उपलब्धि, स्वास्थ्य और अस्तित्व, राजनैतिक सशक्तिकरण। ये जो 4 हैं इन्हीं के तहत जो है वो लैंगिक समानता का जो है वो मापन किया जाता है। और आइसलैंड लगातार, सोचिए आइसलैंड एक छोटा सा देश है जो 14वें वर्ष लगातार जो है वो सबसे ज्यादा लैंगिक समानता वाला देश जो है वो बना हुआ है। लगातार 14 वर्षों से है कौन, आइसलैंड है। और अगर भारत की रैंकिंग देखी जाए तो 146 जो कंट्रीज में पार्टिसिपेट किए हैं, मतलब 146 कंट्री को शामिल किया गया है इस सर्वेक्षण में, उसमें अगर भारत की रैंकिंग को देखा जाए तो 129 है। सोचिए मतलब 146 में हमारी जो स्थिति है वो 129 है और हम बात करते हैं विश्व गुरु बनने की। अब आप सोचिए कि हम अपने देश की आधी आबादी, मतलब जो मातृ शक्ति है उनको हम मुख्य भूमिका में नहीं ला रहे हैं और हम मतलब गाहे बगाहे जो हमारे बड़भोले नेता हैं या जो भी हैं वो लोग विश्व गुरु की कामना करते हैं। कैसे आप विश्व गुरु बनेंगे जब तक आप महिलाओं को उनका जो वास्तविक हक है, और वो भी कह रहे हैं वास्तविक हक की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको अगर ये लग रहा है कि आप पुरुष हैं और आपके अंदर जो है वो काम करने की जो क्षमता है वो भगवान ने बहुत ज़्यादा दे दी है, तो इस गलत फहमी में मत रहिए। और ये एक मिथक था जिसे आज हर क्षेत्र में महिलाएं तोड़ती जा रही हैं, चाहे वो हेल्थ का क्षेत्र हो, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे वो साइंस का क्षेत्र हो, चाहे साइंस में भी किसी भी मोर्चे पर, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो एरोस्पेस हो, कहीं भी हो, महिलाओं को यदि आपने मौका दिया है तो वो अपने को बहुत बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर रही हैं और कहीं कहीं तो पुरुषों से भी बेहतर परफॉर्मेंस दे रही हैं। और यहाँ कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित रह करके निर्णय लेने की बात नहीं है। हमारे अपने घर की बहन बेटियां हैं, माँ है, और उन लोगों को यदि आप मुख्य धारा में लाएंगे तो आप खुद सशक्त होंगे, आपका समाज सशक्त होगा और फिर आपका देश भी सशक्त होगा। तो ये इतना इस पे मैंने इसलिए बोला है कि ये सब जो रिपोर्ट आ रही है इससे सबक लेने की ज़रूरत है। और वो जो नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो सही मायने में बेटी बचाया भी जाए और बेटी को पढ़ाया भी जाए। तो चलिए ये चीज़ें हो गई। और अगर 2023 में भारत की रैंकिंग देखी जाए तो 127 थी, मतलब 2023 से हमारी जो स्थिति है और गिरावट ही दर्ज की जा रही है कि हम 127 से कहाँ हमको घट करके और सही होना था वो हम बढ़ करके 129 पे जा रहे हैं। तो इस पे तो ध्यान देने की ज़रूरत है सभी को। फिर सतत विकास रिपोर्ट 2024 की बात करते हैं। और 17 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र विकास समाधान नेटवर्क द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2024 जो है वो जारी किया गया। देखिए संयुक्त राष्ट्र विकास समाधान नेटवर्क द्वारा ये सतत विकास रिपोर्ट जो है 2024 जारी किया गया है। और रैंकिंग में कुल कितने देश हैं शामिल, तो 166 देशों को रैंकिंग में शामिल किया गया है, जिसमें अगर शीर्ष स्थान पे देखा जाए तो फिनलैंड है और भारत की जो रैंकिंग है वो 109 है। मतलब कहीं ना कहीं अभी भी जो अंतर्राष्ट्रीय जो सर्वेक्षण होते हैं उसमें जो भारत की रैंकिंग है वो अभी भी एक तरीके से दयनीय बनी हुई है और इस पर हमारी सरकारों को, हमारी सिविल सोसाइटी को और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो चलिए ये हो गया। हमारा अगला 5वां टॉपिक देखते हैं। भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर कोझिकोड। देखिए चूंकि भारत का पहला है और मैंने बताया कि जब कभी
पहला कहे, भारत का पहला, दुनिया का पहला, उत्तर प्रदेश में पहला, या अगर बिहार वाले बच्चे हैं बिहार में कोई पहली घटना घटित हो जाए तो वो अपने आप में महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है। और चूंकि ये भारत में पहली घटना हो रही है तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का जो शहर है वो कौन सा बना है? कोझिकोड। और कोझिकोड जो है वो केरला में है। और थोड़ा सा आप जान लीजिए कि 23 जून 2024 को केरल के कोझिकोड को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर जो है वो घोषित किया गया है। और यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की स्थापना कब हुई थी? तो 2004 में हुई थी। और देखिए थोड़ा सा हम विस्तार में इसलिए चले जाते हैं क्योंकि अब आयोग जो है वो वन लाइनर प्रश्न नहीं पूछ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि हम जो है फैक्ट फैक्ट बता दें तो फैक्ट फैक्ट से तो आपका एक स्टेटमेंट तो तैयार हो जाएगा, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि दो दो स्टेटमेंट डाल के पूछ ले रहा है और थोड़ा सा वो डेप्थ में उतर के पूछ रहा है। तो आप भी जब अपनी पढ़ाई करिए तो देखिए टॉपिक वही सब है जो आप पहले पढ़ते थे, लेकिन अब थोड़ा सा आप गहराई में उतर करके उसको पढ़ेंगे तो आपका प्रश्न जो है करंट अफेयर्स गलत नहीं होगा। और करंट अफेयर्स की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है परीक्षाओं में ये आप सभी जानते ही होंगे कि कम से कम अगर 150 का क्वेश्चन है तो 35 से 38 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स करने होते हैं। और करंट अफेयर्स में जो है वो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप थोड़ा सा इस पर परिश्रम कर लेंगे तो आप 30 तक बड़े आराम से 30-32 क्वेश्चन तक बड़े आराम से कर लेंगे, जो जीएस में कभी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ थोड़े से प्रयास में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इसलिए इस पे और आपको ध्यान दे के पढ़ने की ज़रूरत है। फिर इस नेटवर्क में शहरों को शामिल करने हेतु 7 रचनात्मक क्षेत्रों शिल्प और लोक कला, डिजाइन, फिल्म, पाक कला मतलब जो खाना ना बनाती हैं, फिर साहित्य, मीडिया, कला और संगीत को कवर किया जाता है। वर्ष 2024 में इस नेटवर्क में 350 शहरों को जो है वो शामिल किया गया है दुनिया भर में। दुनिया भर के 350 शहर जो है वो इसके लिए शामिल हुए हैं। और इसमें जो है अपना भारत का एकमात्र शहर है कोझिकोड जो केरल में अवस्थित है। तो ये हो गया महत्वपूर्ण टॉपिक आपका। फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आप सभी जानते हैं कि ये हमारे द्वारा ही मतलब पहल की गई है और 2014 से इसका प्रतिवर्ष आयोजन होता है 21 जून को। तो इसी के बारे में 21 जून 2024 को योग दिवस मनाया गया और चौथा संस्करण था। तो ये 10वां संस्करण था। थीम इसकी क्या है? स्वयं एवं समाज के लिए योग। वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए प्रश्न यही बनेगा कि योग इस बार योग दिवस की थीम क्या थी? तो इस बार जो योग दिवस की थीम थी स्वयं एवं समाज के लिए योग। और इसमें अगर किन मंत्रालयों की भूमिका रही है इसके आयोजन में तो विदेश मंत्रालय एवं आयुष मंत्रालय द्वारा मिलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर योग कार्यक्रम को जो है वो आयोजित किया गया। तो आप इसको भी देख लेंगे कि विदेश मंत्रालय और आयुष मंत्रालय। फिर इसकी थीम स्वयं एवं समाज के लिए योग, 10वां संस्करण था। और तारीख तो आप सभी याद ही होगा क्योंकि आप सभी लोग उस दिन पार्टिसिपेट कर ही रहे होंगे 21 जून। फिर 50वां G7 शिखर सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 50वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ वो कहाँ हुआ? तो इटली। मतलब कब हुआ? तो 13 से 15 जून के मध्य हुआ। ये एक डाटा है। हालांकि अगर ये नहीं भी याद रहेगा नहीं, लेकिन अब याद करिए क्योंकि आयोग जो है कुछ तूफानी करने के चक्कर में इस तरीके के भी स्टेटमेंट दे रहा है। तो थोड़ा सा डेट भी पढ़ लीजिए कि जून में आयोजित हुआ है तो 13 से 15 जून के मध्य इटली के फसानो शहर में 50वें G7 शिखर सम्मेलन का जो है वो आयोजन किया गया। इटली के फसानो एक शहर है, वहाँ आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है वो प्रतिभाग किया है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि G7 जो है वो विकसित देशों का एक समूह है, उसमें भारत सदस्य नहीं है। लेकिन भारत चूंकि दक्षिण पूर्व एशिया में एक महत्वपूर्ण शक्ति है तो इसलिए भारत को एक सदस्य के तौर मतलब एक अस्थायी सदस्य के तौर पे आमंत्रित किया जाता है यहाँ। तो याद रखिएगा। और इसमें जो है शिरकत किसने किया था? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गए थे, जो इसके महत्व को दर्शाता है। फिर G7 समूह की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो 1975 में हुई थी। और ये इसके मतलब जो गठन हुआ 1975 उसके पीछे का कारण क्या था? तो कारण वही था जो 1975 में जो तेल संकट आया था
खाड़ी देशों के साथ जो तेल संकट उत्पन्न हो गया था, उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप जो है इस संगठन की स्थापना हुई थी। और जो अगला 51वां G7 शिखर सम्मेलन है वो 2025 में कनाडा के अल्बर्टा में आयोजित होगा। मतलब 50वां इटली के फसानो में हुआ, 51वां जो होगा वो कनाडा के अल्बर्टा शहर में जो है वो आयोजित होगा। चलिए आगे बढ़ने से पहले छोटी लेकिन महत्वपूर्ण सूचना। आप सभी जान रहे होंगे कि भाई हमारे संस्थान द्वारा मुख्य परीक्षा की जो है वो पूरी तैयारी कराई जा रही है टेस्ट सीरीज के माध्यम से। और इसमें अभी हमारे जो नए बैच आरंभ हुआ वो GS पेपर 1 से आरंभ हुआ, अभी इसमें ज़्यादा टेस्ट नहीं निकला है। और अगर आप हमारा पूरा बैच लेना चाहें तो वो भी आपको मिल जाएगा, जिसमें हम पेपर 1 से पेपर 6 तक पूरा कंप्लीट करवाएंगे। और इसके लिए अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो 7303030750 पे संपर्क करें। ऑफिस के लोग और बेहतर तरीके से आपको बताएंगे क्या है इसमें। इसमें बस हम इतना ही बताना चाहेंगे कि आपको जो है डेली मंडे टू फ्राइडे सप्ताह में 5 दिन टेस्ट होता है। और इसमें जिस भी बैच में आप जुड़ेंगे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आपके पास करीब करीब 18 घंटा लिखने का समय होता है, आप लिख के देंगे और फिर इसी तरीके से PDF में आप देंगे और आपकी प्रॉपर वे में संस्थान द्वारा मार्किंग हो जाएगी। जो भी कमी रहेगी वो बताई जाएगी, देखिए सारा बताया गया है। और फिर जो है जब आप सभी लोगों की कॉपी चेक हो जाएगी तो सेम डे ही मतलब जो है वो इसी तरीके से मॉडल आंसर आप लोगों को दे दिया जाता है और अगले दिन का क्वेश्चन भी आपको सेम डे ही मतलब एक दिन पहले ही प्रोवाइड करा दिया जाता है। मतलब ये 10 बजे रात तक जो है आपकी सारी कॉपी चेक हो जाती है और आपको अगले दिन का जो है वो प्रश्न भी मिल जाता है। तो इसके माध्यम से जो भी आपका सिलेबस है, सिलेबस वाइज जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन संभावित हैं बनने के वो कराए जाते हैं और कुछ महत्वपूर्ण PYQ भी कराए जाते हैं, ताकि आपको अंदाजा लगे कि देखिए PYQ में इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं और कुछ तो रिपीट भी हो जाते हैं। तो बहुत कम PYQ प्लस नए क्वेश्चन जो है आपको यहाँ मिलेंगे। तो चलिए सूचना समाप्त हुई। आइए अपने अगले टॉपिक 8 नंबर पे। नए रामसर स्थल जो है वो बने हुए हैं 2 और, नागी और नकटी। और आप देख ही रहे होंगे कि जो रामसर स्थल हैं ये सब कितने महत्वपूर्ण होते हैं और स्टेट के लिए तो महत्वपूर्ण होते हैं। ये अगर UP PCS में ना आए तो BPSC के बच्चों के लिए तो ये प्रश्न रखा हुआ है, ये आना ही आना है। तो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए कि हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बिहार के नागी, मतलब बिहार में है ये नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि के रूप में मान्यता जो है वो दी गई है। मतलब बिहार का जो ये नागी और नकटी जो आर्द्र भूमि है इसको रामसर स्थल के तहत जो है ये मान्यता दी गई है। नागी और नकटी वेटलैंड्स बिहार के कहाँ है तो ये जमुई जिले में है। और फिर अब देश में अगर कुल रामसर स्थलों की संख्या को आप देखेंगे तो वो बढ़कर कितना हो गया है, 82 हो गया है। तो आपको ये भी याद रखना है कि नागी और नकटी जो दो बिहार के जुड़ गए हैं जो रामसर स्थल, तो उससे जो है अब जो है संख्या हो गई है 82 हो गई है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट था आपका। फिर 9वां अगर देखा जाए तो T20 विश्व कप 2024 बहुत इम्पोर्टेंट है और आप लोगों ने तो खूब मन लगा के देखा, हम भी बहुत देख रहे थे उस समय। तो चलिए थोड़ा सा इस पर भी देख लेते हैं। देखिए इसमें सबसे पहला फैक्ट यही है कि वेस्ट इंडीज के ब्रिज टाउन मतलब बारबाडोस में 29 जून 2024 को खेले गए ICC T20 विश्व कप के फाइनल मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया। मतलब वेस्ट इंडीज के ब्रिज टाउन मतलब बारबाडोस में ये फाइनल मैच खेला गया। कब खेला गया, 29 जून 2024 को खेला गया। किसके बीच खेला गया, तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया। और इसमें विजेता कौन रहा, तो विजेता इसमें भारत रहा। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हरा करके ये खिताब जीता है। और भारत ने ये खिताब जो है वो दूसरी बार जीता है। पहली बार कब जीता था, तो 2007 में। इससे पूर्व भारत 2007 में पहला T20 विश्व कप का खिताब जो है वो जीता था। और इस जीत के साथ भारत जो है ICC T20 विश्व कप 2 बार जीतने वाली तीसरी टीम बन गई है। मतलब अभी तक 3 ही टीम ऐसी हैं कि जो ICC का जो ये T20 वर्ल्ड कप है इसको 2 बार जीती हैं।
एक टीम है इंग्लैंड की और दूसरी टीम किसकी है, वेस्ट इंडीज की है, और तीसरा जो है ये अपना भारत है। अगर आप देखेंगे इंग्लैंड, तो इंग्लैंड ने इस सीरीज को 2010 में और 2022 में T20 सीरीज को जीता है, और वेस्ट इंडीज 2012 और 2016 में जीता है, और भारत 2007 में और फिर 2024 में जीता है। तो ये हो गया। फिर अमेरिका एवं वेस्ट इंडीज की संयुक्त मेजबानी में ये खेला गया। मतलब अगर इस जो T20 का आयोजन कहाँ हुआ, तो अमेरिका और वेस्ट इंडीज की संयुक्त मेजबानी में हुआ था। देखिए ऑप्शन में अगर अमेरिका आ जाए या वेस्ट इंडीज, तो नहीं, दोनों को मिला करके हुआ था। और आप फाइनल का मैच देख ही रहे हैं कि कहाँ हुआ है। और इस बार जो है आप अमेरिकी पिचों को तो देख ही रहे थे किस तरीके से, मतलब कितने खराब खराब रन बन रहे थे। तो वो तो आपको खैर याद ही होगा कि अमेरिका में भी मैच खेले गए, लेकिन फाइनल चूंकि वेस्ट इंडीज में खेला गया, तो ये वेस्ट इंडीज और अमेरिका दोनों की संयुक्त मेजबानी में ये आयोजन हुआ था। फिर अगर कुल टीमों की बात की जाए तो इसमें 20 टीमों ने जो है वो प्रतिभाग लिया था, और इन 20 टीमों के बीच जो है वो 55 मुकाबला हुआ। मतलब ये 20 टीमें 55 मैच खेली। और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का सम्मान अगर देखा जाए, तो हमारे जसप्रीत बुमराह जी को मिला है। ये मतलब T20 2024 की जो टूर्नामेंट है उसके सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का जो पुरस्कार मिला है वो जसप्रीत बुमराह को मिला है। और फाइनल में जो है, अगर फाइनल की बात करें, तो फाइनल में मैन ऑफ द मैच किसको मिला है, वो विराट कोहली को मिला है। सर्वाधिक रन अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज को मिला है। सोचिए, अफगानिस्तान जैसे अशांत देश में जहां आप स्थिति देख रहे होंगे, और वहां के क्रिकेटर्स ने तो इस बार जो है दुनिया का दिल जीत लिया, कि मतलब किस तरीके से उनका परफॉर्मेंस रहा और कितनी बड़ी बड़ी टीमों को उन्होंने हरा दिया था। तो उसी में देखा जाए तो सर्वाधिक रन कौन बनाया है, तो अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज को 281 रन इन्होंने बनाया है। और यदि सर्वाधिक विकेट की बात की जाए, तो अर्शदीप सिंह भारत हैं, और फजल हक फारूकी अफगानिस्तान, ये दोनों लोगों ने 17 जो है वो विकेट लिए हैं। मतलब 17 अर्शदीप सिंह ने लिया है, तो 17 जो है वो फजल हक फारूकी ने लिया है। तो ये चीज़ें हो गई। फिर आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है कि क्लाउडिया सीन बाम, ये एक महिला है, और ये मैक्सिको की जो है पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। चूंकि ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है मैक्सिको की, तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। और जब आप करंट अफेयर्स का PYQ देखेंगे, तो वहाँ ऐसे चर्चित पर्सनालिटी भी प्रश्न आए हुए हैं। तो बहुत संभावना है कि इन पे प्रश्न पूछ ले कि किस देश की राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं। और इन्होंने जो स्थान ग्रहण किया है, हालांकि ये अभी अक्टूबर में वो स्थान लेंगी, तो वो मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर का स्थान इन्होंने जो है वो लिया है। इससे पूर्व ये मैक्सिको जो सिटी की मेयर एवं पर्यावरण सचिव के रूप में भी जो है वो अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा करंट अफेयर्स था अगस्त माह का पार्ट 1 वो यहीं तक था। जल्दी ही हम आपके समक्ष पार्ट 2 को भी लेके आएंगे, और ये अगले हफ्ते ही हमारा वीडियो आ जाएगा। बहुत आपको इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। और इस सीरीज का हमारा उद्देश्य ही यही है कि हम प्रत्येक महीने का जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है वो करा दें। फिर लास्ट में जो आपका आय दृष्टि आएगी वो करा देंगे, घटना सार करा देंगे। मतलब अगर आप हमारे चैनल पे बने रहेंगे, तो आपको यहाँ करंट की महत्वपूर्ण जो जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगी। तो चलिए, फिर सबसे लास्ट में ये हमारे समृद्धि IAS का टेलीग्राम चैनल है। आप लोग इससे इसलिए भी जुड़िए क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं उसका PDF आपको वहाँ मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपकी परीक्षा से उपयोगी बहुत सी जानकारियाँ हमारे टीम के द्वारा विनीत पाठक जी इस पे बहुत सक्रिय हैं, और बहुत मन से आप लोगों के लिए सारी जानकारी देते रहते हैं। वो भी निःशुल्क है, तो इसका आप ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और फिर ये हमारा YouTube है समृद्धि IAS, जिससे हम आप रूबरू हो रहे हैं। आप लोग इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आप ही का चैनल है और इसे आप ही को आगे बढ़ाना है। और साथ ही साथ ये हमारा जो है संदीप मिश्रा ऑफिशियल दूसरा चैनल है। यदि आप लोगों ने इसे नहीं लाइक किया है तो इसे भी लाइक कर लें, क्योंकि हम यहाँ भी समय समय पे वीडियो लाते रहते हैं। और सबसे लास्ट में, हमारे किसी भी बैच से जुड़ने के लिए या आपकी कोई जानकारी हो या हमसे आपको बात करना हो, तो 7303307507 पे संपर्क करिए।
आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं।